सभी को जय हिंद। नवल करियर इंस्टीट्यूट इंदौर के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म यानी यूट्यूब चैनल से मैं संजय विश्वकर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, नवल करियर इंस्टीट्यूट के द्वारा बोर्ड एक्सपर्ट कोर्स को लॉन्च किया गया है, जिसमें हम 12th एग्रीकल्चर के स्टूडेंट्स के लिए डेडिकेटेड कोर्स लेकर आए हैं। उसमें हम सारे सब्जेक्ट्स को आपको कवर करवाएंगे। उसी के रिगार्डिंग अभी यूट्यूब पर फ्री क्लासेस चल रही हैं या डेमो क्लासेस चल रही हैं, और यहाँ पर हम अभी फसल उत्पादन एवं उद्यान शास्त्र यानी कि क्रॉप प्रोडक्शन और हॉर्टिकल्चर के जो टॉपिक्स हैं उनको कवर कर रहे हैं। ये डेमो क्लास का लेक्चर नंबर 5 है। अभी तक हमने क्रॉप प्रोडक्शन का पहले ब्लूप्रिंट देखा, फिर सिंचाई को, जल निकास को हमने देखा, और उसके बाद फिर हमने पादप पोषण को देखा। तो पादप पोषण का पहला लेक्चर हो चुका है, उसके आगे की चीज़ों को हम इसमें डिस्कस करेंगे, और सभी वीडियो की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और यूट्यूब चैनल पर भी हमने सेपरेट इसकी प्लेलिस्ट बना दी है, तो प्लेलिस्ट के माध्यम से भी आप वीडियोस को देख सकते हैं। और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, क्योंकि अगर आप 12th एग्रीकल्चर में हैं या 11th एग्रीकल्चर में हैं, आगे 12th में आएंगे, तो सभी के लिए ये क्लासेस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। या आप 12th के बाद कोई एग्ज़ाम देने वाले हैं, जैसे PAT या ICR या किसी भी एग्री एंट्रेंस की आप तैयारी कर रहे हैं, तो एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए भी ये क्लासेस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। और यहाँ पर हम बात करेंगे प्लांट न्यूट्रिशन, पादप पोषण के बारे में। जैसा कि आपको पता है कि पिछली क्लास में, प्रीवियस लेक्चर में हमने पादप पोषण क्या होता है उसकी डेफिनेशन जाना, पादप पोषण का जो वर्गीकरण है, जो क्लासिफिकेशन है, जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, उसको हमने डिस्कस किया। फिर नाइट्रोजन का पौधे के अंदर फंक्शन क्या है, कार्य क्या है, भूमिका क्या है नाइट्रोजन की कमी के लक्षण क्या होते हैं, फास्फोरस के कार्य, फास्फोरस की कमी के लक्षण, पोटास के कार्य में पोटास की कमी के लक्षण। ये जो NPK है, नाइट्रोजन फास्फोरस पोटास है, ये आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपके एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आज हम कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को जान लेंगे, और इस वीडियो में हम बात करेंगे इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट, यानी कि एकीकृत पादप पोषण प्रबंधन को हम यहाँ पर जानने वाले हैं, जिसको इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट सिस्टम के नाम से, सप्लाई के नाम से भी जाना जाता है। और ये भी आपके सिलेबस का ही पार्ट है जो आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, जिसको हम यहाँ पर अभी कवर करने वाले हैं। अगर कुछ महत्वपूर्ण बिंदुओं की अगर हम बात करें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स की हम बात करें, और इन पॉइंट्स के साथ ही जो पोषक तत्व हैं, जो प्लांट न्यूट्रिएंट हैं पादप पोषण चैप्टर में, उसको यहाँ पर हम समराइज़ कर लेंगे। तो NPK यानी नाइट्रोजन, फास्फोरस और पोटास को तो हमने बहुत डिटेल में पढ़ा है, और एग्ज़ाम के लिए वो इम्पॉर्टेंट भी है। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को हमने कवर किया है। जैसा कि हमने पढ़ा कि पादप के वृद्धि एवं विकास के लिए, पौधों के जीवन चक्र को पूरा करने के लिए, प्लांट की ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए, एज वेल एज प्लांट की जो लाइफ साइकिल है उसको कंप्लीट करने के लिए टोटल 17 आवश्यक पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, यानी कि टोटल 17 आवश्यक पोषक तत्व हैं, और आर्नन और स्टाउट के हिसाब से 16 हैं। तो उसमें से 17 में से या 16 में से जो 3 हैं, जैसे कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, वो वायुमंडल से और जल से पौधे को मिल जाता है। बाकी के जो बच रहे हैं उनमें से 6 मुख्य होते हैं, जैसे नाइट्रोजन है, फास्फोरस है, पोटास है, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर। ये 6 की आवश्यकता पौधों की ज़्यादा होती है, इसलिए इनको हम NPK जिनमें मुख्य रूप से दिया जाता है, जिनको हम क्रांतिक पोषक तत्व के नाम से भी जानते हैं। और NPK के बाद जो सबसे ज़्यादा मात्रा में आवश्यक होते हैं पोषक तत्व, उसमें कैल्शियम होता है, मैग्नीशियम होता है और सल्फर होता है। उसके बाद जो 8 सूक्ष्म पोषक तत्व बचे हैं, जिनको हम गौड़ पोषक तत्व के नाम से भी जानते हैं, उन 8 में आपका आयरन, कॉपर, मैग्नीज, जिंक, बोरोन, क्लोरीन, निकल और मोलिब्डेनम मुख्य हैं। और इनसे भी जो है अगर इनकी कमी होती है तो पौधे के अंदर, प्लांट के अंदर जो है कोई ना कोई समस्या देखने को हमको मिलती है, या कहीं ना कहीं उत्पादन जो है गिर जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर कुछ जो की पॉइंट हैं जो आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, आपके बोर्ड के लिए भी आपको इस चैप्टर को समराइज करने के लिए इंपॉर्टेंट है, उनको यहाँ पर हमने लिख लिया है। जैसे बात करें बेर का मतलब है ब्लॉसम एंड रॉट, ब्लॉसम एंड रॉट, जिसको शॉर्ट में BER बेर के नाम से जाना जाता है। और ये जो समस्या है, ये जो बीमारी है, ये टमाटर के अंदर देखी जाती है और बेर के अंदर भी देखी जाती है। और ये जो समस्या है, ये कैल्शियम की कमी के कारण होती है। कैल्शियम की अगर पौधों के अंदर डिफिशियंसी हो रही है, कमी हो रही है, तो टमाटर में, विशेष करके टमाटर में ब्लॉसम एंड रेड रॉट आपको देखने को मिलेगी। तो सर ये आप याद रख सकते हैं। फिर
टिप हुकिंग इन कॉलीफ्लावर, जो फूल गोभी होता है उसकी पत्तियां जो हैं हुकनुमा बन जाती हैं या प्याले के आकार की बन जाती हैं, तो ये भी हम याद रख सकते हैं कैल्शियम की कमी के कारण होता है। आपसे जैसे परीक्षा में पूछ ले कि कैल्शियम के कोई 2 कार्य लिखो या कैल्शियम की कमी के कोई 2 लक्षण आप बताइए, तो हम बोल सकते हैं कि टमाटर के अंदर ब्लॉसम एंड रॉट हो रहा है और बेर के अंदर भी एक समस्या हो रही है, फूल गोभी के अंदर जो है क्या बोलते हैं टिप हुकिंग की समस्या हो रही है। या अगर आपसे कुछ कार्य की बात कर रहा है तो जितने भी पोषक तत्व हैं, जितने भी प्लांट न्यूट्रिएंट हैं, उनमें से कैल्शियम ही एकमात्र ऐसा पोषक तत्व है, कैल्शियम ही एकमात्र ऐसा प्लांट न्यूट्रिएंट है जो मिट्टी के पीएच को बढ़ाता है या मिट्टी की सॉइल को इंप्रूव करता है। जैसे आप लिख सकते हो कि कैल्शियम क्या करता है, पौधों के वृद्धि एवं विकास के साथ साथ मिट्टी की भौतिक दशा को सुधारता है। इट इम्प्रूव द फिजिकल कंडीशन ऑफ सॉइल, ये आप लिख सकते हैं। ये कैल्शियम से रिलेटेड महत्वपूर्ण बिंदु हो गए। फिर मैग्नीशियम की बात करेंगे। मैग्नीशियम यानी शॉर्ट में जिसे Mg के नाम से जानते हैं, अगर मैग्नीशियम की डिफिशियंसी हो रही है तो उसे इंटरवेनियल क्लोरोसिस देखने को मिलती है। क्यों? क्योंकि जो मैग्नीशियम है जिसको शॉर्ट में हम Mg बोल रहे हैं, वो क्लोरोफिल यानी कि जो पर्णहरित है उसका बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, बहुत ही महत्वपूर्ण ये एलिमेंट माना जाता है। तो अगर मैग्नीशियम की पौधों के अंदर कमी हो रही है तो पौधा हल्का सा पीलापन बताएगा, जिसको हम बोल रहे हैं अंतरसिरा हरिमीनता। ये अंतरसिरा हरिमीनता क्या होती है, जैसे हम ये एक पत्ती की संरचना अगर बना रहे हैं, लीफ का स्ट्रक्चर हमने यहाँ पर बना रहे हैं, तो आप देख रहे हैं कि ये जो है ये मुख्य सिरा है, इससे जुड़ी हुई कुछ सहायक सिराएं निकलती हैं, ठीक है। अब इनको हम बोलते हैं शिरा और इंग्लिश में इसको बोलते हैं वैन या वेंस। तो आप देख रहे हैं कि ये जो सिराएं हैं, ये जो वेंस है, इनके बीच का जो पोर्शन है ये कैसा हो जाता है सर, ये हो जाता है पीला, और बाकी की जो सिराएं हैं वो कैसी बनी रहती हैं, हरी बनी रहती हैं। अधिकतर फसलों में आपने देखा होगा या फल वृक्षों में ज़्यादा समस्या देखने को मिलती है क्लोरोसिस की, और ये आयरन की कमी से भी होती है, यानी लोहा की कमी से भी होती है, और ये मैग्नीशियम की कमी से भी होती है। मुख्यतः जो क्लोरोसिस होती है उसको मुख्यतः मेन रूप से हम मैग्नीशियम की कमी से ही मानते हैं। इंटरवेनियल जो क्लोरोसिस होती है वो मैग्नीशियम की कमी से होती है। या कभी आपके एग्जाम में लिखने को आए तो आप सीधा भी लिख सकते हैं कि मैग्नीशियम की कमी से पौधों में हरिमहीनता हो जाती है, ब्रैकेट में आप पीलापन भी लिख सकते हैं, ठीक है। और ये पूरी तौर पे पत्तियां पीली नहीं होंगी, इनकी जो वेंस हैं, इनकी जो शिराएं हैं वो हरी बनी रहेंगी, और जो बीच का पोर्शन है वो कैसा हो जाता है सर, पीला हो जाता है। ये आपको याद रखना है। दूसरा, तंबाकू के अंदर सैंड्रोन नामक एक समस्या हो जाती है, सैंड्रोन नामक एक बीमारी हो जाती है, ये मैग्नीशियम की कमी से ही होती है, ये आपको याद रखना है। कैल्शियम को पढ़ लिया, मैग्नीशियम को पढ़ लिया। अगर हम सल्फर की बात करेंगे तो आपके एग्जाम में अगर पूछा जाए, आपके एग्जाम में पूछा जाए या आपको कभी लिखना है तो लिखने में भी आप ये लिख सकते हैं कि नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास उर्वरकों में सबसे ज़्यादा पौधों को दिए जाते हैं। नाइट्रोजन, स्फुर और पोटास की हम बात कर रहे हैं, ये पौधों को सबसे ज़्यादा जो है दिया जाता है, उर्वरक के तौर पर, पोषक तत्वों के तौर पर दिए जाते हैं। उसके बाद सबसे ज़्यादा अगर कोई न्यूट्रिएंट दिया जाता है तीसरे के बाद चौथे नंबर पर, तो वो है आपका सल्फर। सल्फर जिसे हम गंधक के नाम से जानते हैं, एकदम हिंदी में इसको गंधक कहते हैं। और प्याज, लहसुन में जो विशेष गंध आती है, जो स्पेशल एरोमा है ओनियन के अंदर, गार्लिक के अंदर, वो सल्फर के कारण ही होता है। वो एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड के कारण प्याज में जो आपको एक आँखें जलती हैं जिससे, वो सल्फर के कारण होती है। और कई सारी परीक्षाओं में पूछा गया है कि एलाइल प्रोपाइल डाइसल्फाइड किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है, तो प्याज में जो तीखापन है, जो चरपराहट है, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक एलाइसिन एलिमेंट होता है जो सल्फर के अंतर्गत ही आता है, वो लहसुन के अंदर पाया जाता है, जो एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी काम करता है और उसको विशेष गंध भी प्रदान करता है। नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के बाद सल्फर आपको याद रखना है। गंधक, इसकी कमी से जो चाय होती है, चाय के अंदर एक येलो रोग हो जाता है, पीला रोग हो जाता है, ये आपको याद रखना है। सल्फर की कमी से चाय के अंदर पीला रोग हो जाता है। और अगर हम इसके डिटेल में बात करें तो अगर हाइड्रोजन सल्फाइड की बात करें, H2S की बात करें, इसको H2S को हाइड्रोजन सल्फाइड बोलते हैं, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड, हाइड्रोजन सल्फाइड। H2S की अगर अधिकता हो गई है, अगर सल्फर की अधिकता हो गई है तो एक अकोइची बीमारी होती है, अकोइची समस्या होती है। ये किसके अंदर होती है सर, ये धान के अंदर होती है, ये पैडी के अंदर समस्या हो जाती है। तो आप एक ये की पॉइंट भी लिख सकते हैं कि
हाइड्रोजन सल्फाइड की टॉक्सिसिटी के कारण जो पैडी है, जो धान है, उसके अंदर या राइस के अंदर ये समस्या रहती है जिसका नाम है अकोइची डिसीज। ये आप याद रख सकते हैं, ठीक है। ये आपका सल्फर भी हो गया। अगर हम बोरॉन की बात करें, अब हम सूक्ष्म पोषक तत्व में आ गए हैं। हमने नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम, सल्फर को देख लिया। उसके बाद अब हम बात कर रहे हैं बोरॉन की, जिंक की, मोलिब्डेनम की और आयरन की बात कर रहे हैं। तो बोरॉन की बात करें तो आपको याद रखना है कि जितने भी पोषक तत्व हैं, जितने भी आवश्यक पोषक तत्व हैं, जितने भी एसेंशियल प्लांट न्यूट्रिएंट हैं, उनके अंदर बोरॉन एकमात्र ऐसा तत्व है जो नॉन मेटल है, जो अधातु की श्रेणी में आता है। और क्या याद रखना है आपको? और याद रखना है कि ये पौधों के अंदर जर्मिनेशन में हेल्प करता है, मतलब जो पोलन जर्मिनेशन है, जो पराग कण के अंकुरण है या उनके विकास में ये मदद करता है। तो एकमात्र ऐसा तत्व है जो फ्लोरिंग में, फूल आने में मदद कर रहा है, परागों के अंकुरण में मदद कर रहा है, उनके विकास में मदद कर रहा है। कहीं ना कहीं फूल ज़्यादा आएंगे तो दाना ज़्यादा बनेगा या फली ज़्यादा लगेगी और उसके कारण ही उत्पादन बढ़ेगा। तो ये जो पोलन जर्मिनेशन है, पराग कणों के अंकुरण में कौन मदद कर रहा है? बोरॉन मदद कर रहा है। दूसरा, पौधों के अंदर ये ड्वार्फनेस ले आता है। ड्वार्फनेस का मतलब क्या होता है कि पौधों के अंदर बोनापन, पौधों के अंदर एक छोटापन लाने का कार्य कौन करता है? ये बोरॉन करता है। और ये आपके एग्जाम में इंपॉर्टेंट है, पूछा गया है कि बोरॉन के दो कार्य या कमी के लक्षण। तो आप ये लिख सकते हैं, या बोरॉन के कार्य पूछे तो ये कार्य भी हो गया। अगर कमी के लक्षण होंगे तो पोलन जर्मिनेशन कम होगा, इसका कारण उपज कम होगी, पौधों के अंदर ड्वार्फनेस ज़्यादा आ जाएगी। ये आप याद रख सकते हैं, बोरॉन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद अगर जिंक की बात करें, जस्ता की बात करें, जिंक को हिंदी में जस्ता कहते हैं। अगर जस्ता की कमी की बात करेंगे तो धान का खैरा रोग जिंक की कमी के कारण होता है। और धान में नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास के बाद, सल्फर के बाद जिंक, सूक्ष्म पोषक तत्वों में जिंक ज़्यादा मात्रा में दिया जाता है। और जिंक की अगर पौधे के अंदर कमी हो रही है तो खैरा बीमारी होती है, खैरा डिसीज हो जाता है। ये आपको याद रखना है कि जस्ता का कार्य क्या है। एक कार्य तो ये है कि अगर इसकी कमी, धान के अंदर अगर जिंक की, जस्ते की कमी हो गई है तो खैरा डिसीज हो जाएगी। दूसरा, व्हाइट बड ऑफ मेज। व्हाइट बड ऑफ मेज का मतलब है कि मक्के के अंदर, बाजरे के अंदर जो कलिका है वो सफ़ेद रंग की हो जाएगी, उसका रंग बदल जाएगा, उसका कलर बदल जाएगा। तो व्हाइट बड ऑफ मेज यानी कि मक्के का श्वेत कलिका रोग किसकी कमी के कारण हो रहा है? जिंक की कमी के कारण हो रहा है या जस्ते की कमी के कारण हो रहा है। व्हाइट बड ऑफ मेज ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ जिंक, ये आपको याद रखना है। उम्मीद करूंगा यहाँ तक चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। और अगर इसकी कमी पत्तियों पर दिखती है तो पत्तियाँ थोड़ी सी भूरे भूरे रंग की दिखती हैं, ब्राउनिश कलर की पत्तियाँ दिखती हैं, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद अगर हम आयरन की बात करें, तो आयरन क्या करता है? पर्ण हरित के निर्माण में मदद करता है। ये आयरन क्या है कि हेल्प करेगा, आपका क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में हेल्प करेगा। मैग्नीशियम भी क्लोरोफिल के फॉर्मेशन में मदद कर रहा है, पर्ण हरित के निर्माण में मदद कर रहा है, और जिसको हरित लवक भी हम कह सकते हैं। और आयरन भी मदद कर रहा है, यानी कि ये दोनों कहीं ना कहीं क्लोरोफिल फॉर्मेशन में हेल्प कर रहे हैं। अगर इनकी पौधे के अंदर कमी होगी तो पत्तियों में क्या दिखेगी? क्लोरोसिस दिखेगी, जिसको हम हरिमहीनता के नाम से जानते हैं। मुख्य रूप से हमको मैग्नीशियम को याद रखना है। क्यों? क्योंकि ये मुख्य पोषक तत्व की श्रेणी में आ रहा है और द्वितीयक पोषक तत्व है, मुख्य में भी द्वितीयक पोषक तत्व की श्रेणी में है और ये सूक्ष्म पोषक तत्व की श्रेणी में है। इसलिए मुख्य रूप से क्लोरोसिस अधिकतर जो किताबों में और वैज्ञानिकों द्वारा जो बताया गया है वो मैग्नीशियम के द्वारा बताया गया। बाकी आयरन के कारण भी क्लोरोसिस जो है समस्या देखने को मिलती है। दूसरा, ये जो ऑक्सीडेशन रिडक्शन के एंजाइम हैं, जो ऑक्सीडेशन यानी कि ऑक्सीकरण और रिडक्शन यानी अपचयन में जो क्रिया करते हैं, उन एंजाइमों को भी ये बढ़ाता है। ये हम आयरन की बात कर रहे हैं। ये कुछ की पॉइंट आपके हो गए। आखिरी जो आपका बच रहा है जिसका नाम है मोलिब्डेनम की कमी से फूलगोभी के अंदर विप्टेल की समस्या होती है। विप्टेल का मतलब होता है जो फूलगोभी की पत्तियां होती हैं वो चाबुक के आकार की हो जाती हैं, इसलिए हम इसको विप्टेल के नाम से जानते हैं। तो ये आपको याद रखना है कि मोलिब्डेनम की कमी से फूलगोभी में समस्या क्या हो रही है? तो विप्टेल की समस्या हो रही है। और अधिकतर जो सूक्ष्म पोषक तत्व हैं, वैसे तो फसलों को भी, फील्ड क्रॉप्स को भी इनकी मुख्य रूप से आवश्यकता होती है, लेकिन फलों और सब्जियों में सूक्ष्म पोषक तत्व अलग से दिया जाता है क्योंकि उनकी कम मात्रा भी पौधे के अंदर ज़्यादा नुकसान कर देती है, फल के अंदर, सब्जी के अंदर और कुछ फील्ड क्रॉप्स के अंदर। बाकी सबसे ज़्यादा अगर आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो नाइट्रोजन है, फॉस्फोरस है, पोटास है, क्योंकि हमने पढ़ा है और डिस्कस भी हमने किया है कि अगर हम बात करें कार्बन की बात करें, हाइड्रोजन की बात करें, ऑक्सीजन की बात करें
तो पौधे का लगभग 45% भाग कार्बन से बना होता है, 5 से 6% भाग जो होता है वो हाइड्रोजन से बना होता है, और लगभग 42 से 45% जो भाग होता है वो ऑक्सीजन से मिलकर बना होता है। यानी कि अगर हम देखेंगे कि 95 to 96% जो प्लांट का पार्ट है, 95 से 96% जो पौधे का भाग है वो किससे मिलकर बना है सर? कार्बन से, हाइड्रोजन से, ऑक्सीजन से मिलकर बना है। और ये जो कार्बन है, ये जो हाइड्रोजन है, ये ऑक्सीजन है, ये पौधों को अलग से नहीं दिया जाता, ये जल से, वायु से और वायुमंडल से ये पौधों को प्राप्त हो जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करेंगे, नाइट्रोजन की बात करेंगे, फॉस्फोरस की बात करेंगे, पोटास की बात करेंगे, तो लगभग 1 से 1.5% जो प्लांट का भाग होता है, पौधे का जो भाग होता है वो नाइट्रोजन से बना होता है। 0.5 के आसपास जो भाग होता है, 0.5% के आसपास फास्फोरस से बनता है, और लगभग 1.5% के आसपास जो भाग होता है वो पोटास से बनता है। यानी कि पौधे को कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के बाद सबसे ज़्यादा मात्रा में आवश्यकता पड़ रही है तो वो NPK की ही पड़ती है। बाकी जितने भी सूक्ष्म पोषक तत्व हैं उनकी आवश्यकता ppm में होती है, या वो पौधे का केवल ppm में, पार्ट्स पर मिलियन में ही पौधे का हिस्सा या भाग बना पाते हैं। तो यहाँ पर हमने बेसिक की पॉइंट्स को समझ लिया जो आपके चैप्टर को कहीं ना कहीं समराइज करेंगे और आपके चैप्टर के लिए इम्पॉर्टेंट है। अब हम आगे बात करने वाले हैं एकीकृत पादप पोषण प्रबंधन या इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की हम बात कर रहे हैं। ये आपके चैप्टर का ही पार्ट है और इसके साथ ही जो है आपका चैप्टर पूरा समराइज हो जाएगा। आप इसको इस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। देखिए, हमने डेफिनेशन लिख ली है INM की, यानी कि इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट की, या जैसे हिंदी में हम एकीकृत पादप पोषण या एकीकृत पादप पोषक तत्व प्रबंधन के नाम से जानते हैं। ये जो वर्ड है इंटीग्रेटेड या इंटीग्रेशन, ये 2 या 2 से अधिक साधन या संसाधन को जोड़कर उपयोग करने से होता है। जैसा कि हम जानते हैं कि इंटीग्रेटेड फार्मिंग सिस्टम भी है, एकीकृत फसल प्रणाली सिस्टम भी है, और ऐसे ही इंटीग्रेटेड पेस्ट मैनेजमेंट भी है, इंटीग्रेटेड वीड मैनेजमेंट भी है। तो यहाँ पर हम बात कर रहे हैं एकीकृत पादप पोषण प्रबंधन या इंटीग्रेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट सप्लाई भी हम इसको कहते हैं। इसका कॉन्सेप्ट क्या है? इसका सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि पौधे को जो भी आवश्यक पोषक तत्व हैं, चाहे हम उसको खाद के रूप में दे रहे हों, यानी कि जिसको हमने खेत पर तैयार किया है, जैसे गोबर की खाद हो गया, कंपोस्ट हो गया, वर्मी कंपोस्ट हो गया, हरी खाद हो गया, ये जो कार्बनिक प्रकृति के हैं जिनको हमने खेत पर तैयार किया है, इनमें कार्बन की मात्रा ज़्यादा होती है, या ऑर्गेनिक नेचर के जो मेन्योर्स हैं जिनको हमने तैयार किया है, उसके माध्यम से हम NPK या अन्य पोषक तत्व दे रहे हैं, या फर्टिलाइज़र, केमिकल फर्टिलाइज़र, उर्वरक, रासायनिक उर्वरक जिनको हमने फैक्ट्री में तैयार किया है, जिनको हमने कारखाने में तैयार किया है, और उनको हमने केमिकल, रसायन की मदद से हमने उनको तैयार किया है, केमिकल की हेल्प से हमने उनको बनाया है। तो रासायनिक उर्वरक, जैव उर्वरक जिसको बायो फर्टिलाइजर बोलते हैं, जैसे कि राइजोबियम हो गया, एजोटोबैक्टर हो गया, फॉस्फोरस सोलुबलाइजिंग बैक्टीरिया हो गया, तो ये प्राकृतिक तौर पे सॉइल के अंदर मिल रहे हैं या किसी पौधे के अंदर ये जुड़कर कार्य कर रहे हैं वो, प्लस जैविक खाद की हमने बात कर ली, और हरी खाद, इन सब का एक समेकित उपयोग और प्रबंधन, यानी कि सबकी एक कम मात्रा मिला के या सबको एक साथ मिला के एक साथ उपयोग करना ही क्या कहलाता है? इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कहलाता है। तो पहले हम इंग्लिश की डेफिनेशन को समझ लेते हैं, फिर हिंदी की डेफिनेशन को समझ लेंगे। और ये जो डेफिनेशन है, जैसे आपसे पूछे कि एकीकृत पादप पोषक तत्व प्रबंधन क्या है, इसकी परिभाषा बताइए, इसकी आवश्यकता बताइए, इसके उपयोग या इसकी विशेषताएं बताइए, तो यहाँ पर हम उसको कवर कर रहे हैं। डेफिनेशन यहाँ पर क्लियर हो गई है, इंपॉर्टेंट है। आप ऐसी की ऐसी डेफिनेशन भी अपने बोर्ड एग्जाम में लिखोगे तो गलत नहीं है, पूरे में से पूरे नंबर आपको मिलने वाले हैं। अगर हम बात करें INM, शॉर्ट में इसको INM के नाम से जानते हैं, इसकी अगर डेफिनेशन की हम बात करने वाले हैं तो मेंटेनेंस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, कहने का मतलब क्या है कि मिट्टी के अंदर उर्वरता शक्ति को बनाए रखने के लिए, उर्वरता शक्ति का मतलब ये होता है कि मिट्टी में जो पोषक तत्व हैं या मिट्टी में जो भी पोषक तत्व हम देने वाले हैं वो मृदा पोषक तत्व पौधों को पहुंचा सके, वो उसकी फर्टिलिटी है, या मिट्टी की वह क्षमता जो फसल को उत्पादित कर सके, पौधे को तैयार कर सके, उससे पूरा जीवन चक्र कंप्लीट करवा के और उत्पादन हम ले सकें, उसको फर्टिलिटी बोलते हैं, मृदा उर्वरता बोलते हैं। तो मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बनाए रखने के लिए, साथ ही पौधों को जो भी उचित मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता है, यानी कि सप्लाई ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट एट ऑप्टिमाइजेशन ऑफ बेनिफिट्स, मतलब कि इतनी मात्रा में पौधों को
पौधों को उतनी उचित मात्रा में, ऑप्टिमम मात्रा में जो है पौधों को पोषक तत्व मिल जाए कि जितनी उनको आवश्यकता है और उनसे हम उत्पादन ले सकें। तो या फिर ये भी बोल सकते हैं ऑप्टिमम सप्लाई ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट टू दी प्लांट, ठीक है, ये हम इसको कह सकते हैं। पहला इसमें क्या है, ये पूरी डेफिनेशन को तोड़ तोड़ के आप समझोगे ना, पूरा कॉन्सेप्ट आप यहीं क्लियर कर लोगे कि मेंटेनेंस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी एज वेल एज सप्लाई ऑफ प्लांट न्यूट्रिएंट एट ऑप्टिमाइजेशन ऑफ द बेनिफिट फ्रॉम ऑल पॉसिबल सोर्सेज। इसका मतलब क्या है कि सॉइल की उर्वरता शक्ति, मिट्टी की उर्वरता शक्ति को बनाए रखने के लिए, साथ ही जो भी पोषक तत्व हैं उनको उचित मात्रा में देने के लिए जो हमारे पास सोर्सेज हैं, जो हमारे पास ऑल पॉसिबल सोर्सेज, मतलब जो हमारे पास संभावित स्रोत हैं। संभावित स्रोत क्या हो सकते हैं, ऑर्गेनिक यानी कि कार्बनिक प्रकृति के स्रोत हो सकते हैं, जिनको हम मैन्योर के नाम से जान रहे हैं। आप इसमें ऑर्गेनिक में क्या समझ सकते हो, FYM हो गया, और क्या हो सकता है सर, कंपोस्ट हो गया, और क्या हो सकता है, वर्मी कंपोस्ट हो गया, ठीक है, बायोगैस, ये सब इसी में आ जाएगा। इनऑर्गेनिक मतलब अकार्बनिक प्रकृति के हैं, जिसमें हम DAP की बात कर रहे हैं फर्टिलाइजर समझने के लिए, यूरिया की बात कर रहे हैं, SSP की बात कर रहे हैं, या कोई और न्यूट्रिएंट की यहाँ पर हम बात कर रहे हैं। समझ गए कि जो भी आपके पास ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एज वेल एज जो बायो फर्टिलाइजर्स हैं, बायोलॉजिकल कंपोनेंट का मतलब होता है बायोफर्टिलाइजर, इनका सभी का एक इंटीग्रेटेड मैनर में इनका उपयोग या यूटिलाइजेशन, ठीक है। तो ये इसकी प्रॉपर डेफिनेशन हो गई। इसको हम क्या बोलेंगे, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कहेंगे। कहने का मतलब ये है कि अगर हम मैन्योर्स या ऑर्गेनिक जो मैन्योर्स हैं वही खेत में पौधों को देते जा रहे हैं, तो उनके फायदे तो हैं, मिट्टी की भौतिक दशा तो सुधार रहे हैं, लेकिन वो क्विक रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। जैसे मान के चलो अगर हम गोबर की खाद दे रहे हैं, तो गोबर की खाद को पौधों को प्राप्त होने में, पूरी रूप से प्राप्त होने में लगभग 2 से 3 वर्ष का समय लग जाता है। 50% 60% के आसपास ही पोषक तत्व जो उसके अंदर है वो पौधों को पहले वर्ष में मिलते हैं। तो क्विक रिस्पॉन्स फसल को नहीं मिल पा रहा है ऑर्गेनिक से। अगर हम यूरिया की बात करें तो यूरिया जैसे ही हम खेत में देंगे तो 3 से 4 दिन, अधिकतम 5 दिन में पौधों को वो प्राप्त हो जाता है। और वो निर्भर करता है कि जो नाइट्रोजन हम दे रहे हैं वो किस फॉर्म में है। अधिकतर यूरिया ही हम देते हैं किसान लोग। तो पौधों को जब आवश्यक है उसी समय या उसी दरमियान जो है फसल को जो आवश्यक पोषक तत्व है वो मिल सकें, इसलिए एक इंटीग्रेशन होना जरूरी है कि आप गोबर की खाद का भी प्रयोग कर रहे हैं, आप कंपोस्ट का भी प्रयोग कर रहे हैं, आप बायो फर्टिलाइजर का भी उपयोग कर रहे हैं, आप गोबर की खाद के साथ आप यूरिया, DAP, SSP यानी कि सभी को आपने मिला दिया। कार्बनिक प्रकृति के जितने भी खाद हैं और अकार्बनिक प्रकृति के जितने भी उर्वरक हैं और जैव उर्वरक हैं और हरी खाद है, सबका एक समावेशन, सबका एक साथ प्रबंधन एक ही खेत पर क्या कहलाएगा, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट कहलाएगा। उम्मीद करूंगा आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर हिंदी में बात करें तो मृदा की उर्वरता शक्ति को बनाए रखने के लिए यानी कि टू मेंटेन द फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, पौधों को उचित मात्रा में मतलब जितनी मात्रा में उनको आवश्यक है उतनी मात्रा में हम उसको क्या दे सकें, पोषक तत्व दे सकें, उचित मात्रा में पोषक तत्व प्रदान करके। अब ये पोषक तत्व हम कहाँ से प्रदान कर रहे हैं, कार्बनिक, अकार्बनिक, हरी खाद सभी को मिला के अधिकतम फसल उत्पादन लेने हेतु सभी स्रोत जैसे रासायनिक उर्वरक जिसमें आपका DAP आ गया, यूरिया आ गया, SSP आ गया जिनको हमने कारखानों में तैयार किया, जैव उर्वरक बायो फर्टिलाइजर जिसमें राइजोबियम आ गया, एजेटोबैक्टर आ गया और भी अन्य इसमें आ गए जो प्राकृतिक तौर पे पाए जा रहे हैं और वायुमंडलीय नाइट्रोजन या फास्फोरस या अन्य तत्वों को फिक्स करके पौधों तक पहुंचा रहे हैं। जैविक खाद जिसमें गोबर की खाद हो गया, कंपोस्ट हो गया, ठीक है। हरी खाद ये आप समझते हैं ग्रीन मैन्योर, सभी का एक समुचित उपयोग मतलब सभी का एक एकीकरण, इंटीग्रेशन और प्रबंधन यानी मैनेजमेंट करना ही क्या कहलाता है, एकीकृत पादप पोषक तत्व प्रबंधन कहलाता है। ये जो यहाँ पर प्रबंधन शब्द है, ये जो यहाँ पर मैनेजमेंट वर्ड है, इसको हम थोड़ा सा समझ लेते हैं। मैनेजमेंट ये तो इंटीग्रेशन हो गया, उनका उपयोग कर रहे हैं मान लिया हमने, लेकिन जो प्रबंधन शब्द है, जो मैनेजमेंट वर्ड है, उसका मतलब है कि हम ऑर्गेनिक मैटर कितनी मात्रा में रख रहे हैं, इनऑर्गेनिक मैटर कितनी मात्रा में रख रहे हैं,
पौधों को कब किस तत्व की आवश्यकता है, उसकी क्वांटिटी क्या रख रहे हैं, उनका टाइम क्या है, ये प्रबंधन है, ये मैनेजमेंट है। तो ये डेफिनेशन हो गई सर INM की, दैट इज अवर इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट और एकीकृत पादप पोषक तत्व प्रबंधन। आपकी परीक्षा के लिए इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब हम इनकी आवश्यकता को समझ लेते हैं, कुछ बेनिफिट्स को समझ लेते हैं, कौन कौन से जो सोर्सेज हैं वो हम यहाँ पर उपयोग कर सकते हैं, उनको यहाँ पर समझ लेते हैं। देखिए, अगर हम बात करें अब कॉन्सेप्ट ऑफ INM की बात करेंगे, यानी कि एकीकृत पादप पोषण प्रबंधन का जो अवधारणा है, ये जो कॉन्सेप्ट है, ये क्यों आवश्यक है। यानी कि कॉन्सेप्ट ऑफ INM की अगर हम बात करेंगे तो ये आप लिख सकते हो, या आवश्यकता भी हम इसको कह सकते हैं कि पादप पोषक तत्व प्रबंधन की आवश्यकता। पहला पॉइंट हो सकता है रेगुलेटेड न्यूट्रिएंट सप्लाई फॉर ऑप्टिमम क्रॉप ग्रोथ, यानी कि पौधों की उचित वृद्धि व विकास के लिए निरंतर पादप पोषक तत्व प्रदान करना। कई बार क्या होता है कि जो कार्बनिक प्रकृति के उर्वरक या खाद का हम प्रयोग कर रहे हैं विशेष करके, तो वो समय पे पौधों को पोषक तत्व नहीं दे पाते हैं, उसके कारण पौधों में विशेष प्रकार की समस्याएं हो जाती हैं और उत्पादन भी कम हो जाता है। तो ये जो वर्ड है ना, रेगुलेटेड प्लांट न्यूट्रिएंट सप्लाई टू दी प्लांट, तो अगर हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं सभी का, तो एक जो न्यूट्रिएंट है उसका रेगुलेशन बना रहेगा, एक निरंतर पौधे को जितना आवश्यक है उतना पोषक तत्व मिलता रहेगा। दूसरा, इंप्रूवमेंट एंड मेंटेनेंस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी, मतलब क्या कि ये जो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है, इसके कारण जो मिट्टी की उर्वरता शक्ति है वो भी सुधार होगा उसमें, और वो मेंटेन भी रहेगी, उसका संतुलन भी बना रहेगा, क्योंकि जितना ज़्यादा हम फसल का उत्पादन मिट्टी से लेंगे, मृदा से, खेत से ले रहे हैं, उतना ज़्यादा पोषक तत्व की कमी उसमें होगी। और जैसा कि आप जानते हैं कि अलग अलग प्रकार की जो फसलें होती हैं, जैसे अनाज वाली जो फसलें होती हैं वो एग्जॉस्ट टाइप की क्रॉप होती हैं, वो मिट्टी में जितने भी पोषक तत्व हैं सब खींच लेती हैं। तो इसलिए हमको पौधे के उत्पादन के साथ साथ, फसल के उत्पादन के साथ साथ हमको जो सॉइल की फर्टिलिटी है उसको भी बैलेंस करके चलना है, उसको भी इम्प्रूव करके हमको चलना है, इसलिए ये पॉइंट आपका इंपॉर्टेंट है। तीसरा, जीरो एडवर्स इम्पैक्ट ऑन एग्रो इकोसिस्टम, और हम इन्वायरमेंट भी इसको कह सकते हैं, यानी कि वातावरण को हमको जो है संतुलन रखना है, वातावरण के प्रदूषण से बचाने के लिए हमको ये उपयोग करना चाहिए INM। अब आप बोलोगे कि सर वातावरण का प्रदूषण वैसे कैसे हो रहा है, तो जो केमिकल फर्टिलाइजर हैं उनका अगर हम 100% प्रयोग कर रहे हैं, जो रासायनिक उर्वरक हैं तो जहाँ फैक्ट्री में वो बन रहे हैं उनका जो धुआं है वो वातावरण को प्रदूषित कर रहा है, इसके साथ ही वो एक जगह से दूसरी जगह वो ट्रांसपोर्ट किए जा रहे हैं, तो कुछ नुकसान ट्रांसपोर्टेशन में भी हो रहा है, तो उसके कारण भी जो है जो हमारी परिस्थिति है, जो पारिस्थितिक तंत्र है, जो इकोसिस्टम है, वो कहीं ना कहीं हमारा खराब हो रहा है। तो एडवर्स जो इफेक्ट है वो इसके कारण जीरो होंगे, एकदम जीरो तो नहीं, लेकिन फिर भी कुछ कम मात्रा में हम वायुमंडल या वातावरण के प्रदूषण को हम कम कर सकते हैं। तो ये तीन जो पॉइंट है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और ये अवधारणा भी हो गया या आवश्यकता भी हो सकती है, ये आपको याद रखना है। ऐसा का ऐसा भी अगर आप बोर्ड में उतारोगे तो आपका गलत नहीं होगा। आगे अगर हम बात करें एडवांटेज की बात करें, एडवांटेज ऑफ INM, यानी कि INM का महत्व क्या है, तो प्रोवाइडेड बैलेंस न्यूट्रिशन टू दी क्रॉप, यानी कि फसलों का उचित मात्रा में या संतुलित पोषण हमको प्रदान करना है, ये आप याद रख सकते हैं, प्रोवाइडेड या टू प्रोवाइड बैलेंस न्यूट्रिशन टू दी क्रॉप्स, फसलों को संतुलित पोषण प्रदान करना, ये पॉइंट हो सकता है इसका महत्व में। दूसरा, इंप्रूव फिजिकल, केमिकल एंड बायोलॉजिकल कंडीशन ऑफ द सॉइल, इसका मतलब क्या है कि ये जो INM है, ये जो इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट है, ये मिट्टी की भौतिक, जैविक एवं रासायनिक दशा में सुधार करेगा। आप इसको लिख सकते हैं हिंदी में, ये जो INM है या एकीकृत पोषक तत्व प्रबंधन जो है वो मिट्टी की भौतिक, जैविक एवं रासायनिक दशा में सुधार करेगा या करता है। ये दो पॉइंट आपके हो गए जो एडवांटेज को बता रहे हैं, जो महत्व को बता रहे हैं। इसके बाद अगर हम कंपोनेंट की बात करें या INM के संगठन की अगर हम बात करें, INM के संगठन या संगठक जो हैं, संगठक, ये कंपोनेंट जिनसे मिलकर INM बना है वो हमने डेफिनेशन में ही लिख लिया है। जैसे अगर हम बात कर रहे हैं सॉइल सोर्स की, अगर हम बात कर रहे हैं मृदा स्रोत की, अगर हम बात कर रहे हैं कि मिट्टी से हम किस प्रकार से INM में भागीदारी ले सकते हैं या उपयोग कर सकते हैं, तो जो क्रॉप रेसिड्यू है सर, जो फसल अवशेष है, उसका प्रयोग हम यहाँ पर कर सकते हैं। ये सॉइल सोर्स का पार्ट हो गया या ऑर्गेनिक सोर्स का ये पार्ट हो गया, कार्बनिक स्रोत का ये पार्ट हो गया।
फिर ऑर्गेनिक सोर्स की हम बात कर रहे हैं, जो कार्बनिक स्रोत है, जैसे कि हमने FYM ले लिया, फार्म यार्ड मैन्योर की हम बात कर रहे हैं, गोबर की खाद की हम बात कर रहे हैं, या सीवेज एंड स्लज की बात कर रहे हैं, जो शहर का जो मलमूत्र है जो बाहर निकलता है उसकी हम बात कर रहे हैं, वो भी पोषक तत्वों का बहुत अच्छा सोर्स होता है। उसके बाद कंपोस्ट की हम बात कर रहे हैं, वर्मी कंपोस्ट हो सकता है, फार्म कंपोस्ट हो सकता है, टाउन कंपोस्ट हो सकता है। उसके बाद जो एग्रीकल्चरल बेस्ड जो इंडस्ट्रीज हैं, जो बाई प्रोडक्ट हैं एग्रीकल्चरल इंडस्ट्रीज का, उनका भी हम यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं एज अ ऑर्गेनिक सोर्स। ये इसके कंपोनेंट हैं। इसके बाद अगर इनऑर्गेनिक या मिनरल सोर्स की हम बात कर रहे हैं, यानी कि अकार्बनिक प्रकृति की हम बात कर रहे हैं, या रासायनिक उर्वरकों की हम बात करें, तो रासायनिक उर्वरकों में आप जानते हैं सिंगल सुपर फास्फेट दैट इज SSP, म्यूरेट ऑफ पोटास दैट इज MOP, डाई अमोनियम फास्फेट दैट इज DAP, और यूरिया, यानी कि यूरिया, DAP, MOP और SSP, यानी कि जितने भी उर्वरक हैं जो नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास, कैल्शियम, मैग्नीशियम पौधे को या सूक्ष्म पोषक तत्व पौधे को प्रदान कर रहे हैं, उनको भी हम यहाँ पर इंटीग्रेट करेंगे। इसके साथ ही बायोलॉजिकल सोर्स की हम बात कर रहे हैं, यानी कि बायो फर्टिलाइजर की हम बात कर रहे हैं, तो उसमें बायो फर्टिलाइजर में हम राइजोबियम कल्चर का प्रयोग कर सकते हैं या एजोला का हम प्रयोग कर सकते हैं, और ये 15 से 40 किलोग्राम के आसपास नाइट्रोजन जो है पौधों को प्रोवाइड कर देता है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें बेसिक, अगर यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कंपोनेंट का, मतलब जो डेफिनेशन में हमने लिखा है कि पौधे को उचित पोषक तत्व प्रदान करने के लिए जैविक खाद, जैविक उर्वरक और रासायनिक उर्वरक, साथ ही हरी खाद का एक बैलेंस, एक संतुलन आपस में करके प्रयोग करके फसल उत्पादन लेना, और साथ ही पौधों में जो भी पोषक तत्व की आवश्यकता है उसको प्रोवाइड करना ही क्या कहला रहा है, इंटीग्रेटेड न्यूट्रिएंट मैनेजमेंट सिस्टम। ये इतने कॉन्सेप्ट हैं और उम्मीद करूंगा ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है और आप इस वीडियो से ये पूरा कॉन्सेप्ट सीख के जा रहे हैं। आप इसको एज इट इज़ भी उतारेंगे ना, ऐसा का ऐसा भी आप अगर आपके नोट्स में लिखेंगे या आपके बोर्ड परीक्षा में लिखेंगे तो एक सिंगल नंबर भी नहीं कटेगा। बहुत व्यवस्थित और कम शब्दों में सटीक जो पॉइंट हैं, टू दी पॉइंट, वो हमने यहाँ पर कवर कर लिया है। तो इसी के साथ ये पादप पोषण यानी कि प्लांट न्यूट्रिएंट जो चैप्टर है हमारा कंप्लीट हो गया है। उम्मीद करूंगा ये आपको पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा और इस वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करेंगे। मिलेंगे किसी नई वीडियो में नए अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।